Hello dear student, myself Manoj Kumar Gupta, Senior Faculty in Physics Department, Resonance, कोटा। आज हम जेई मेंस शिफ्ट 1 25 जून 2022 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस हमने मेमोरी बेस्ड बच्चों से कलेक्ट किए हैं। फिजिक्स के इस सेशन का पेपर पिछले 2 सेशन से भी मुझे थोड़ा इजी लग रहा है और आगे आने वाले सेशन में बच्चे ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इस सेशन में पूछे जा रहे हैं। A particle of mass 0.5 kg moving with speed 12 meter per second collide with free end of the spring as shown in figure। तो free end of spring पर ये particle collide करता है। When the compression in spring is 30 centimeter, speed of the particle is 6 meter per second, find the spring constant। तो हम ये कह सकते हैं कि जब compression spring में 30 सेंटीमीटर का हो तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर स्प्रिंग कंप्रेस करगी तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो हाफ हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड और हमें स्प्रिंग कांस्टेंट आस्क किया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ हम एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से हाफ mv² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल का मास हमें गिवन है 0.5 kg, स्पीड हमें गिवन है 12 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की 0 है, अनकम्प्रेस्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² फाइनल और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इस समय होगी हाफ kx²। तो हाफ kx² स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी। v दिया है, बाद वाला v भी दिया है, v इनिशियल भी दिया है। तो हाफ मास 0.5 और v इनिशियल स्क्वायर इज 12², हाफ मास 0.5, v फाइनल 6² एंड हाफ kx²। x हमें क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 मीटर का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम k को सॉल्व कर सकते हैं। तो k को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा k का वैल्यू 600 न्यूटन पर मीटर और 600 न्यूटन पर मीटर ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम ए एंड बी इज VA माइनस VB। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁷। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.26 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। फिर कह रहे हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज 1.37, एन बी का वैल्यू हमें गिवन है 1.37। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं C/VB, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। तो C/VB इज इक्वल टू 1.37। सो VB को हम कह सकते हैं C/1.37। VB इज इक्वल टू C/1.37। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट हमें मिल जाएगी मीडियम बी में। अब VB इज इक्वल टू C/137 गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। सो VA इज इक्वल टू VB प्लस 0.26 इंटू 10⁸8। VA का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं VB का वैल्यू पुट कर देते हैं C/1.37 प्लस 0.26 इंटू 10⁸8। C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 1.37 प्लस 0.26 इंटू 10⁸8। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 10⁸8 कॉमन होगा and this will be 3 upon 1.37 plus 0.26. This will be VA। और अब हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N जो होगा that will be C/VA और C/VA को पुट कर सकते हैं 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई 10⁸8 3 अपॉन 1.37 प्लस 0.26। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.22। आई थिंक 1.22 इज द करेक्ट आंसर।
ये फोर्थ रॉन्ग है. 1.22 will be correct calculation. So answer will be 2. Next question. A particle of half kilogram initially at rest, a force of 10 I cap plus 5 J cap Newton acting on position. तो initially particle rest पर है और इस पर एक फोर्स एक्ट करता है 10 I cap प्लस 5 J cap न्यूटन. इट्स पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड विल बी. इसकी इनिशियल पोजीशन नहीं दी है तो इनिशियल पोजीशन को हम ओरिजिन पे ही मान लेते हैं. इनिशियल पोजीशन ओरिजिन ही कह देते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है. अब एक्सेलरेशन लिख लेते हैं. इसका एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाई मास. तो एक्सेलरेशन विल बी 10 I cap प्लस 5 J cap डिवाइडेड बाई हाफ किलोग्राम. हाफ किलोग्राम से होगा एक्सेलरेशन 20 I cap प्लस 10 J cap. अब इसका एक्सेलरेशन ax हो गया 20 और ay हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें पूछा है इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट, हमें दिया है एक तरह से xi प्लस yj. तो इसकी x पोजीशन हो जाएगी क्योंकि ux तो 0 है और uy भी क्या है 0. तो इसका x पोजीशन हम कह सकते हैं sx x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू हाफ ax t स्क्वायर. इसका जो y पोजीशन होगा sy y माइनस 0 दिस इज हाफ ay इंटू टी स्क्वायर. टाइम सेम ही है सो हम कह सकते हैं कि x अपॉन y इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ax कंपोनेंट अपॉन ay कंपोनेंट. तो ax और ay की वैल्यू हमारे पास है 20 और 10. सो इट विल बी 20 बाई 10. x को क्वेश्चन में a लिखा गया है ai कैप, सो इट विल बी a और y को क्वेश्चन में लिखा है b. सो रेशो a अपॉन b इज इक्वल टू 2:1. 2:1 विल बी इन ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ एट हाइट h बराबर 2r फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विल बी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. मैंने आपसे कहा कि जेईई मेन में पिछले दोनों सेशन से इजी है. इवनिंग वाला थोड़ा यदि कंपेयर करें इन्हीं पेपर्स का तो थोड़ा जो कल इवनिंग में था वो थोड़ा मुश्किल था इसके कंपैरिजन में. दिस विल बी h एंड h विल बी 2r. एंड हमसे पूछा यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए. तो रेडियस जो है r अर्थ का रेडियस है. अब ये थोड़ा हाइट ज़्यादा है तो हम लिखते हैं g m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा यहाँ पर यदि हम कोई मास रखते हैं उस पर. और हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास. इट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली विल बी gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर. और h की वैल्यू हमें 2r गिवन है तो दिस विल बी gm अपॉन r प्लस 2r का होल स्क्वायर. सो आंसर विल बी gm अपॉन 9r स्क्वायर. और gm अपॉन r स्क्वायर को g सरफेस बोल सकते हैं क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन को स्मॉल g बोल रहे हैं तो इट विल बी g बाई 9. सो एक्सेलरेशन एट h is equal to 2r is g by 9. So answer 2 will be the correct answer. Next question number 5. Question number 5. A force of F vector is equal to 3i cap plus 4j cap is equal plus 2k cap Newton acting on a particle. अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पार्टिकल फोर्स दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, कहाँ पर ये पार्टिकल है तो उस जगह इस पर एक्ट कर रहा है. तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर. आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप मीटर. एंड फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो भी गिवन है. फोर्स जो है वो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन. अब आपसे क्वेश्चन में कहा है फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट ओरिजिन. तो ओरिजिन यहाँ है तो टॉर्क ऑफ द फोर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. तो सिंपल क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड. आर क्रॉस एफ हम कह सकते हैं आई जे के और आई आर वेक्टर में आई क्या है, आर वेक्टर में आई है 2 1 माइनस 2 और एफ वेक्टर में है 3 4 एंड 2. और यहाँ से हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं तो आई का फैक्टर होगा 2 प्लस 8 माइनस जे का फैक्टर होगा 4
प्लस 6 प्लस k का फैक्टर होगा 8 माइनस 3, सो इट विल बी 10 i कैप माइनस 10 j कैप, 10 i कैप माइनस 10 j कैप और प्लस 5 k कैप। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं इस टेस्ट में क्वेश्चन। तो दिस विल बी इन ऑप्शन 2, सो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें कहा है वेक्टर का चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए। नॉन जीरो वेक्टर ए के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब पहला है कि ए को ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ए को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ए कॉस जीरो। ए कॉस जीरो मतलब व्हाट, ए स्क्वायर। सो इट इज नॉन जीरो, तो ये ए स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ए क्रॉस ए, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ए क्रॉस ए करेंगे तो डेफिनेटली हमें मिल जाएगा ए साइन जीरो एन कैप। सो साइन जीरो विल बी जीरो, सो इट्स आंसर विल बी जीरो। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ए क्रॉस ए विल बी जीरो, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो जीरो होता है। ए क्रॉस ए ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जीरो होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी इन ऑप्शन 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी तरह का है। वेक्टर से इस बार 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी इज थीटा। ए एंड बी हो, एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर ए एंड बी के बीच में ये थीटा एंगल है, क्रॉस नहीं है। दिस इज ए एंड बी इज थीटा, देन चूज करेक्ट ऑप्शन। तो हमें कहा है ए प्लस बी वेक्टर के मॉड को हम क्या लिख सकते हैं, एंड यहां ये भी गिवन है इस क्वेश्चन में 2 यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो मॉड ए इज ऑल्सो 1, मॉड बी इज ऑल्सो 1, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन हमें पता है ए और बी का जो मॉड है वो 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 1 कॉस थीटा। सो इट विल बी रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। ऐसे ही मॉड ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए माइनस बी को लिखेंगे तो मॉड ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऐसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले, और यदि हम इन्हें डिराइव करना चाहें तो मॉड ए प्लस मॉड बी, ये तो फॉर्मूला ही होता है वेक्टर एडिशन का, और इसलिए इसमें तो दिक्कत नहीं है। ये ए माइनस बी में हम डिराइव भी कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या फिर वेक्टर के एडिशन के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉड a माइनस बी का भी बच्चे वैसे फॉर्मूला याद रखते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा बन जाएगा। सो इट विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें इनके रेशोज कुछ इस तरह से दे रखे हैं ऑप्शंस में, तो हम इनको एक बार डिवाइड कर देते हैं कि मॉड ए माइनस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए प्लस बी। तो मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा रूट 1 माइनस कॉस थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, ये देखिए 2 जो है वो कैंसिल्ड। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अंडर रूट के बाहर आएगा तो टेन थीटा बाई 2। तो मॉड ए माइनस बी अपॉन मॉड ए प्लस बी का जो रेशो है ये टेन थीटा बाई 2 आ रहा है। मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी टेन थीटा बाई 2। सो ऐसा तो मुझे सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी टेन थीटा बाई 2। तो ये भी एक वेक्टर का इजी ही क्वेश्चन था, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें। नेक्स्ट, ये और भी एक सिंपल क्वेश्चन है, द एलिमेंट इन एसी सर्किट विच प्रोड्यूसेस नॉन वॉट करंट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन वॉट करंट को हम कह सकते हैं जिसमें पावर कंज्यूम ना हो। अब ऐसा तो रेजिस्टेंस यदि कनेक्ट होगा तो कभी नहीं होगा, रेजिस्टेंस यदि
किसी भी केस में होगा एसी सर्किट में, तो पावर कंजम्पशन होता ही रेजिस्टेंस में है और उसमें हमेशा होगा ही। तो आरसी सर्किट भी गलत होगा, आरएलसी भी गलत होगा, तो प्योर रेजिस्टिव ये भी गलत होगा। तो प्योर इंडक्टेंस में ऐसा होगा, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट में हम जो एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं वो जीरो होता है। कल भी ये क्वेश्चन पिछले इवनिंग के सेशन में 24 जून इवनिंग सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये लगभग उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इसमें पूछा फाइंड करंट थ्रू द सेल इन गिवन सर्किट। इस सेल से जाने वाली करंट हमें कैलकुलेट करनी है, आई। तो देखो पोटेंशियल मैं इसके लिख देता हूँ, इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 1 और 2 एक्चुअली कॉमन पोटेंशियल पर हैं। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक कॉमन पॉइंट मान सकते हैं और दोनों रेजिस्टेंस एक साथ बना सकते हैं। तो दिस विल बी 1 and 2, और फिर ये एक बीच में पॉइंट है, इसको मैं कह सकता हूँ 4। तो यहाँ पर एक 4 पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 3 विल बी द नेक्स्ट पॉइंट। तो एक रेजिस्टेंस 1 और 4 के बीच में है 5 ओम का, और दूसरा रेजिस्टेंस 2 और 4 के बीच में है 5 ओम का। तीसरा रेजिस्टेंस 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। एक 3 और 4 के बीच में भी है 2.5 ओम का, और एक है 2 और 3 के बीच में 5 ओम का। ओके, नाउ बैटरी है 1 और 3 के बीच में, मतलब दिस विल बी बैटरी। और अब हम बैटरी की करंट कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये 5 और 5 पैरेलल में हैं, तो 5 और 5 का पैरेलल में रिप्लेस हो जाएगा पैरेलल में 5 1/5 और 1/5 2.5 होगा, 1/r r इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा इन दोनों का। तो इन दोनों की जगह 2.5 ओम का रेजिस्टेंस होगा। 2.5 ओम के साथ सीरीज में होगा, तो ये कुछ 5 और ये 5 दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। और अब ये एक इस तरह का सर्किट होगा, 5 और 5 फिर से पैरेलल में आ गए, तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2.5 आ जाएगी फाइनली। और जो सेल लगा है वो 5 वोल्ट का लगा है, सो ये 5 वोल्ट का सेल है हमारे पास। R इक्विवेलेंट 2.5 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें जो करंट थ्रू बैटरी होगी दिस विल बी 5/2.5, और बैटरी के थ्रू करंट जो जाएगा वो 2 एम्पियर का जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, ये है कैलोरीमेट्री से एक सिंपल क्वेश्चन। ही है 50 ग्राम स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इन 20 डिग्री सेल्सियस वाटर। अच्छा ठीक है, स्टीम है, तो देखो 50 ग्राम स्टीम है। 50 ग्राम स्टीम जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, और यहाँ से इसे वाटर में कन्वर्ट होना है। तो पहले ये 50 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पहले ये फेज चेंज होगा, पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा, फेज चेंज। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो कितनी हीट जो है वो रिलीज होगी, सिंपल किसी और यहाँ से ये 20 डिग्री सेल्सियस तक फिर कूल डाउन होगा 50 ग्राम वाटर। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि टोटल कितनी हीट रिलीज होगी। तो इसलिए फेज चेंज होगा और उसके बाद कूल होगा। तो जो फेज चेंज होगा उसमें हमें पता है कि Q इज इक्वल टू M इंटू L फॉर्मूला होता है, और जहाँ M मास होगा और L लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट 540 कैलोरी पर ग्राम है ही स्टीम के लिए, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कूल होगा तो MS डेल्टा T फॉर्मूले से हम इसे कूल कर सकते हैं। तो टोटल हीट जो रिलीज होगी वो होगी Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो दिस विल बी M इंटू L एंड दिस विल बी MS डेल्टा थीटा। टेम्परेचर 100 से 20 है, तो M इंटू 540 प्लस M इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा 80 डिग्री होगा। 100 माइनस 20 80 डिग्री, सो टोटल 620 इंटू M। M 50 ग्राम गिवन है, 50 ग्राम। तो अब आपको यूनिट दिया है कैलोरी पर ग्राम,
और कैलोरी पर ग्राम, ग्राम से कैंसिल हो जाएगा ना, तो कैलोरी बचेगा, तो आंसर विल बी इन कैलोरी। 620 इंटू 50, ये यदि हम इसे हम लिखेंगे तो इट विल बी 3100 जूल, नो सॉरी 3100 कैलोरी, इतने कैलोरी होगा। और इसे बाद में जूल में बदलने के लिए कहा है, तो जूल में हम आंसर क्योंकि जूल में लिखे हैं तो Q की वैल्यू 3100 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 और ये जूल आएगा। तो दिस विल बी अबाउट 3100, ये 31,000 होगा, यस 3100 नहीं होगा, 31,000 होगा। 31,000 इंटू 4.2 मतलब 31 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इसका मतलब ये ऑप्शन लगभग ये आएगा 13 इंटू 10⁻⁴ जूल, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमें मिलेगा 13 इंटू 10⁻⁴ जूल। 13.2 आएगा आई थिंक सो, 13.2, हाँ ये 13.2 आएगा, तो नियर अबाउट 13.2 इंटू 10⁻⁴, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्या कहेंगे, हाँ फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कि इन विच केबल सिग्नल ऑफ 100 टेराहर्ट्ज विल बी ट्रांसमिटेड, कौन सी सुटेबल केबल है जिसमें से 100 टेराहर्ट्ज के सिग्नल को सुटेबली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है 100 टेराहर्ट्ज, और ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, नॉर्मल केबल, इसमें ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें हम इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बहुत श्योर था कि इसमें ऑप्शन 1 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी आया था। इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स आर I एंड 9I मीट्स एट P एंड Q, P और Q पर मिलते हैं। P पर जो फेज डिफरेंस है वो है π/2 डेल्टा फाई, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, और Q पर जो फेज डिफरेंस है दिस इज पाई। हमें चाहिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रेशो P और Q पर, तो फॉर्मूला होता है हमारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस √I1 √I2 इंटरफेरेंस का कॉस डेल्टा फाई। तो फर्स्ट केस में हम कहेंगे I और 9I और प्लस √I9I, कॉस डेल्टा फाई 0 हो जाएगा, कॉस π/2 0 होता है, तो आंसर होगा 10I। तो दिस विल बी इंटेंसिटी एट P, इंटेंसिटी एट P होगा 10I। अब इंटेंसिटी एट Q पर है कॉस I1 प्लस I2, तो इसको लिख सकते हैं I प्लस 9I, तो इट विल बी I प्लस 9I प्लस 2 √I √9I कॉस पाई। अब कॉस पाई -1 होता है, तो ये बेसिकली √9I माइनस √I का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। तो दिस विल बी 3 √I माइनस I, मतलब 2 √I बचेगा और इसका होल स्क्वायर, तो ये 4I होगा, 4I। तो जो फाइनली रेशो होगा हमें Q पर इंटेंसिटी का और P पर, IP/IQ हमसे पूछा है, तो IP/IQ का जो रेशो होगा दैट विल बी 10I/4I, I कैंसिल्ड, सो आंसर विल बी 5:2, 5:2 थर्ड ऑप्शन में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, कल इवनिंग सेशन में भी ये सेम क्वेश्चन लगभग इस तरह का आया था, इसीलिए जो आगे जो वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन देखें और अपना माइंड सेट उस हिसाब से रख सकते हैं। बी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस आर इफ करंट इज कांस्टेंट इन द वायर। तो ये एक वायर है और इस वायर में इसे R डिस्टेंस पर हमें B चाहिए, I कांस्टेंट है, सब लोग जानते हैं। B का जो फॉर्मूला होता है वो μ0I/2πr होता है, तो दिस B शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ये है हमें सेकंड ऑप्शन में, सो आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए बॉल ऑफ रेडियस r इज फॉलिंग इन ए लिक्विड, इट्स टर्मिनल वेलोसिटी v विल बी। तो ये बॉल या ड्रॉप कोई भी होगा और ये किसी लिक्विड या एयर में ड्रॉप में नीचे गिर रहा है,
ऐसा कुछ गिवन होगा। तो इस पर हमें पता है एक फोर्स mg होता है, एक फोर्स F बाय सी होता है, और जब ये v स्पीड से जा रहा होता है तो एक विस्कस फोर्स भी लगता है। तो हम यहां से विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी 6 पाई ईटा आरवी। और जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो पहले तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ये 6 पाई ईटा आरवी, ये जो विस्कस फोर्स है ये बढ़ता जाएगा। और विस्कस फोर्स के बढ़ने की वजह से कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां एक्सेलरेशन ऑफ बॉल जीरो हो जाएगा। और ये जो वेलोसिटी जो है, जब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू ही टर्मिनल स्पीड कही जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। तो mg का वैल्यू F बाय सी प्लस 6 पाई ईटा आरवी के बराबर होगा। F बाय सी को भी लिख देंगे इधर लाके, mg माइनस एफ बी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। अब यदि हम इसे लिखें तो 4/3 पाई आर क्यूब इसे लिख सकते हैं रो ऑब्जेक्ट, और इसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब लिख लेते हैं। और ये बायोंसी फोर्स जो होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो लिक्विड। तो ये रो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, और ये लिक्विड का डेंसिटी, और मल्टीप्लाइड बाई जी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 6 पाई ईटा आरवी। यहाँ से हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है। ये जब फोर्स जीरो हो जाता है नेट, तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ये ध्यान रखना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो रेस प्रोपोर्शनलिटी है, एक आर इधर है, एक आर क्यूब इधर है, तो v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई आर। तो टर्मिनल स्पीड का जो प्रोपोर्शनलिटी है v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से होगा। सो ऑप्शन विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन टू आयनाइज Li+2 फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से हम कह सकते हैं कि Li+2 को आयनाइज करना है, तो जो फोटोन इमिट होगा वो ई इन्फिनिटी, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो ई इन्फिनिटी माइनस E1, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड। और इसको लिख सकते हैं Sc बाई लैम्बडा, इट विल बी 0, इट विल बी माइनस RCH और Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, सो इट विल बी RCH, और Z होगा 3 Li+2 के लिए, सो इट इज 3 स्क्वायर और अपॉन 1 स्क्वायर, दिस इज Hc बाई लैम्बडा। Hc कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/9r आ जाएगा। अब 1/r का जो वैल्यू होता है ना, ये हम याद रख सकते हैं, या फिर r का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। 912 एंगस्ट्रॉम होता है ये, 911 और 912 एंगस्ट्रॉम। तो आई कैन राइट इट 912/9 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इट विल बी 101 एंगस्ट्रॉम। तो 101 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, तो 101 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड He+ आयन। अब जो ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो Z/n के प्रोपोर्शनल होगी किसी भी ऑर्बिट में। n ऑर्बिट का नंबर है, अब ये ऑर्बिट अलग अलग भी हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो कह रहे हैं थर्ड ऑर्बिट है, तो n दोनों का सेम हो जाएगा। और यदि n बराबर 3 है फॉर बोथ, जैसा कि क्वेश्चन में हमने अब लिखा है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू Z हो जाएगा। और यदि बच्चे जो कह रहे थे उसके अकॉर्डिंग, जिस बच्चे ने बताया तो उन्हें डाउट था थोड़ा, तो यदि ऑर्बिट अलग अलग है तो n का भी रेशियो ले लेंगे, तो v इज प्रोपोर्शनल टू Z, या v1/v2 इज इक्वल टू Z1/Z2 हो जाएगा, इज इक्वल टू Z1/Z2। अब है पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का Z1 और He+ का Z है 2, सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फोटो डायोड यूज्ड इन रिवर्स बायस। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान ही है। स्मॉल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो देखो रिवर्स बायस में हमें ये पता होना चाहिए इसमें कि रिवर्स बायस में करंट जो फ्लो होती है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगी। जैसे NP है और ये जंक्शन NP है और ये रिवर्स बायस कर दिया हमने, तो यहाँ डिप्लेशन लेयर का थिकनेस बड़ा हो जाता है,
और डिप्लेशन लेयर का थिकनेस यदि पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो गया तो मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए फ्लो करना मुश्किल होगा, और अब माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट जो भी होगा वो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्रिफ्ट करंट का वेट ज़्यादा होगा। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और स्मॉल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए माहौल है और माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन या होल्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं एक दूसरे की तरफ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्मॉल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू ऑफ करंट इन रिवर्स बायस। तो ये एक करेक्ट रीजन है। बाकी दूसरे स्टेटमेंट भी देखें, स्मॉल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूसेस लो वैल्यू ऑफ करंट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लो वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो फोटो डायोड के रिवर्स बायस में यूज करने का कारण नहीं है। स्मॉल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूसेस लो वैल्यू ऑफ करंट। अगेन माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर में थोड़ा भी चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा करंट का चेंज होगा रिवर्स बायस में ही, इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो सेकंड है। सो फोटो डायोड से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर रिलेशन बिटवीन VRMS। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं VRMS का जो फॉर्मूला होता है √3RT मोलर मास होता है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज √2RT मोलर मास होता है। तो इन दोनों का यदि हम रेशो लिखेंगे VRS/VMP, सो इट विल बी 3/2। तो 3/2 VMP √, तो दिस इज इन फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन गिवन सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाना है। तो अगेन जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये सब सेम पोटेंशियल का पॉइंट है, तो ये भी ए पॉइंट है, ये इसको हम एक सी पॉइंट बोल देते हैं, तो दिस विल बी सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इसको भी सी पॉइंट कह सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इसको भी सी बोल सकते हैं। और अब हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों सी और सी के बीच में लगे, तो ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो रहा है, सी और सी के बीच में लगा है, तो इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये कहता है कि ए सी, एक तो ए और सी के बीच में लगेगा, दूसरा कैपेसिटर भी ए और सी के बीच में लगेगा, 8 माइक्रोफेरेड है, और तीसरा भी ए और सी के बीच में लगेगा, तीनों कैपेसिटर 8 माइक्रोफेरेड के हैं, और फोर्थ वन सी और बी के बीच में लगेगा। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है और ये भी 8 माइक्रोफेरेड का है। तो हम कह सकते हैं 8 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है C1 + C2 + C3 से होता है, तो इन तीनों का 24 और 8 सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा ए और बी के बीच में दैट विल बी C1 C2 अपॉन C1 + C2, और इसे हम कह सकते हैं 24 × 8/32, 8 4 जा और 6 माइक्रोफेरेड, यहाँ सही जवाब होगा 6 माइक्रोफेरेड थर्ड ऑप्शन में है, सो थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड at distance L and 2L from uniformly charged large non-conducting sheet। लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट जो है ना, इसकी वजह से जो फील्ड होती है वो तो σ/2ε0 होती है यूनिफॉर्मली चार्ज केस में, और ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, तो L और 2L का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका मतलब दोनों जगह फील्ड सेम होगी और σ/2ε0 होगी, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। यदि कंडक्टिंग शीट वहाँ दिया होगा तो फिर आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो हमने लिखा है वो नॉन कंडक्टिंग शीट के हिसाब से लिखा है। एट व्हाट मिनिमम एंगल लाइट शुड इंसिडेंट सो दैट इंटेंसिटी विल बी ट्रांसमिटेड इन मीडियम दिस। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो √μr/ε होता है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस विल बी एयर, क्योंकि ये 1 है। सेकंड, इफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम अदर मीडियम μr/ε का जो अंडररूट है दिस विल बी व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 और डेंसर मीडियम, दिस विल बी
4 इंटू 1 मतलब 2। तो एक मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, एक मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि n बराबर 2 से लाइट आ रही है, म्यू आर बाई एप्सिलॉन आर 4 से लाइट आ रही है, और वो चाहते हैं कि पूरी इंटेंसिटी जो है वो वापस इसी मीडियम में आ जाए और यहाँ नो ट्रांसमिशन, इसकी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी 0 रहे। तो नो ट्रांसमिशन के लिए ये कह रहे हैं। अब ये नो ट्रांसमिशन तो तभी होगा जब यहाँ पे TIR होगा। TIR के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन C, I ग्रेटर देन क्या होना चाहिए C, और साइन I जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए साइन C। साइन C को हम लिख सकते हैं 1/n रिलेटिव, 1/n रिलेटिव दैट इज 2:1, और साइन I जो है वो 1/2 से ज़्यादा हो, मतलब I शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री, मतलब I की जो मिनिमम वैल्यू है वो 30 होनी चाहिए और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम 30 के लिए कहेंगे कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, I इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक रेजिस्टेंस 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूसेस 300 जूल हीट। तो ये भी बहुत सिंपल है, करंट का रेजिस्टेंस है उसमें 2 एम्पियर करंट जाती है और 300 जूल हीट होती है 15 सेकेंड में। सेम रेजिस्टेंस में 3 एम्पियर करंट जाती है 10 सेकेंड के लिए, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो I² RT से लिखी जाती है। तो फर्स्ट में लिख सकते हैं 300 इज इक्वल टू 2² इंटू R और टाइम 15 सेकेंड। सेकेंड में लिख सकते हैं H हमें कैलकुलेट करना है, तो हीट तो हम H लिख देते हैं। I का वैल्यू 3 एम्पियर है, रेजिस्टेंस सेम है और टाइम हमें 10 सेकेंड का दिया है, तो 300 डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 ये होगा। सो जो H का वैल्यू है, H का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 60, और 60 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 450 जूल इसका आंसर होगा। 450 जूल थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर इज गिवन बाय दिस, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिस। ये भी फॉर्मूला सिंपल ही है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई C। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/C। सो du/dc को तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ½ एप्सिलॉन नॉट E0² और C से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे 8.85 इंटू 10⁻11, और E0 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45.7, अब न्यूटन पर कूलम, तो 45.7 E0²। C का वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी, और इंटेंसिटी लगभग हमें 2532 के आसपास इसे कैलकुलेट करने पर मिलेगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर।